हाय एवरीवन। लास्ट टाइम तक हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था और अभी यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दो चैप्टर आते हैं हमारे, सेंटर ऑफ मास वाला और रिजिड बॉडी वाला। तो सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास का स्टार्ट कर रहे हैं। जो जो क्वेश्चन बनते जाएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। वैसे 11-12 के अंदर सेंटर ऑफ मास वाला जो पार्ट है वो एनसीईआरटी वाली बुक्स में है। तो सेंटर ऑफ मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। और इसको हम समझते कैसे हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, जैसे यहाँ पे है कोई बॉडी हमारे पास, ये हमारे पास कोई बॉडी दी हुई है और इस बॉडी का जो मास है, जितना भी द्रव्यमान है, वो पूरा फैला हुआ है। तो अ, जब ग्रेविटी काम करती है तो किसी एक पॉइंट पे हम ये मानते हैं कि उस एक पॉइंट पे जो ग्रेविटी अगर लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो बेसिकली वो पॉइंट जो हम डिसाइड करते हैं वो कैसे करते हैं, वो पॉइंट वो माना जाता है जिस पर पूरी बॉडी का जितना भी मास है, अगर उसे किसी एक पॉइंट पे फोकस करना पड़े या एक पॉइंट पे सेंटर्ड मानना पड़े, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो आपको जब एग्जाम में पूछा जाए तो इसकी केवल 1 मार्क की डेफिनेशन आएगी, इसलिए आपको ज्यादा लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये डायग्राम बना सकते हैं जो मैंने अभी दिखाया है, बाकी आपको डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक ही लिखनी है। डेफिनेशन आपको यही लिखनी है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिस्टम इज दैट पॉइंट, यानी किसी सिस्टम का या किसी बॉडी का द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास वो बिंदु है, वो पॉइंट है वेयर एंटायर मास इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, जिस बिंदु पर पूरी बॉडी का मास केंद्रित माना जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। उस बॉडी की मोशन को, उस बॉडी की जितनी भी डायनेमिक्स है उसको समझाने के लिए अगर हमें किसी एक बिंदु पे पूरी बॉडी का मास केंद्रित मानना पड़े, सेंटर्ड मानना पड़े, तो उस बिंदु को हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसी बुक के अंदर देखेंगे तो उन्हें भी 2 लाइन की डेफिनेशन मिल जाएगी, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनको तो सामने दिख ही रहा है। और मैंने वैसे हिंदी में भी आपको समझा दिया है कि किसी निकाय या किसी सिस्टम का वो बिंदु सेंटर ऑफ मास होता है, वो बिंदु द्रव्यमान केंद्र माना जाता है जहां पर पूरी बॉडी का मास केंद्रित माना जा सकता है उस बॉडी की गति को समझाने के लिए। सो आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथ्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड एक्सिस आपके पास, ठीक है। हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है जो सी से डिनोट किया है हमने, ओके। अब कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं, कोई रैंडम पॉइंट कहीं पर भी ले लेते हैं। वो हमने पॉइंट कहाँ पे लिया है, पी पॉइंट पे लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। सेंटर ऑफ मास से जब हमने मिलाया तो हमें एक वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर को हम बोल देते हैं, मान लीजिए आरसी वेक्टर, ठीक है। और ये जो पार्टिकल है हमारा P, इसे मान लीजिए कोई ith पार्टिकल मानते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर का पार्टिकल, सेकंड नंबर का पार्टिकल, थर्ड नंबर का पार्टिकल, ऐसे ही क्या होगा, ith नंबर का पार्टिकल होगा। और उस ith नंबर के पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे हम मान लीजिए क्या मान लेते हैं, RI, ठीक है। और इसके बाद C और P के बीच में जो दूरी है उसे भी हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसे हम क्या बोल देते हैं, RCI, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो अब आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, उसमें हम त्रिभुज का सदिश नियम यानी वेक्टर ट्राइंगल लॉ जो है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले एरो की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप बिंदु सी का पोजीशन वेक्टर ले रहे हो तो वो तो ओरिजिन से सी की तरफ होगा। जब पॉइंट पी का हम पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं तो वो ओ से पी की तरफ होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास तो फिक्स होता, एक पॉइंट होता है और उसके चारों तरफ बहुत सारे पार्टिकल फैले हुए होते हैं। तो हर पार्टिकल की लोकेशन, हर पार्टिकल की लोकेशन ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अगर हमें लोकेशन देखनी है तो इस वजह से जो एरो का निशान होगा वो सेंटर ऑफ मास से दूर लिया जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास से जिस भी बिंदु की आप लोकेशन देखना चाहते हो, आप सेंटर ऑफ मास से उस बिंदु की तरफ एक एरो बनाएंगे। तो यहाँ पर जो एरो होगा हमारा वो इस दिशा में जाएगा। तो अब अगर अपन यहाँ पे वेक्टर ट्राइंगल वो लगाते हैं तो जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा है क्या होगा, हमें RC प्लस RCI इज इक्वल्स टू RI। मैं बता देती हूँ यहाँ पे जो इसका सबस्क्रिप्ट में लिया है, कैपिटल RC, कैपिटल RC में नीचे C लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है मूल बिंदु के सापेक्ष।
और RCI जो है वो क्या है, ये बिंदु जो ith पार्टिकल है उस ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है किसके सापेक्ष, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष। और जो RI है वो ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। तो हमें ये वाला यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, यहाँ से हमें RI मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे जो इक्वेशन 1 है उसको क्या करेंगे, जो ith पार्टिकल हमने लिया है उसका द्रव्यमान मान लीजिए कितना है, mi। उसका द्रव्यमान कितना है, mi, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं सारे बिंदुओं का जो द्रव्यमान है वो अलग अलग हो सकता है सारे पार्टिकल्स का। कोई पार्टिकल छोटा हो सकता है, कोई पार्टिकल बड़ा हो सकता है, तो सबका द्रव्यमान अलग अलग लेंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल का m1, m2, m3 एंड सो ऑन, ith पार्टिकल का कितना आ जाएगा, mi आ जाएगा। इक्वेशन 1 को सब जगह mi से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये mi हो जाएगा, इसको भी mi से कर देते हैं, इसको भी mi से कर देते हैं, और पूरी इक्वेशन पे क्या करते हैं, समेशन लगा देते हैं। तो इस पे भी समेशन लगा देते हैं, इस पे भी समेशन लगा देते हैं, उस पे भी समेशन लगा देते हैं। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी जो आपको देखने को मिल रही है। और हमने जो बॉडी ली है, हमारी बॉडी में मान लीजिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो है n, यानी 1 से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक, n से। तो समेशन की जो लिमिट है वो कहाँ से जाएगी, i = 1 से लेके m तक जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो हमने बिंदु माना है C, अगर वही उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है तो उसकी शर्त क्या होनी चाहिए। ये शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने 11th 12th में भी पढ़ा है। ठीक है, इसलिए इन्होंने बोल्ड करके दे रखा है। अगर किसी बॉडी के लिए हमें ये वाला जो टर्म है लास्ट वाला, अगर किसी बॉडी के लिए ये वाला टर्म 0 मिले तो उस बॉडी के लिए जो पॉइंट C होगा वो द्रव्यमान केंद्र को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर किसी भी बिंदु के लिए, क्योंकि हमने तो रैंडमली माना था, सभी बिंदुओं के लिए 0 नहीं मिलेगा, ये किसी पूरी बॉडी में केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए ये टर्म आपको 0 मिलेगा। तो जिस बिंदु के लिए ये एक्सप्रेशन 0 मिलेगा वही बिंदु द्रव्यमान केंद्र को रिप्रेजेंट करेगा। सो इफ फॉर अ बॉडी, यानी यदि किसी बॉडी के लिए दिस विल बी 0, अगर ये 0 होता है, देन पॉइंट C इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, तब पॉइंट C को हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। या फिर यहाँ पर देखिए, द पॉइंट इन द बॉडी और द सिस्टम, यानी कि निकाय में वो बिंदु जिसके सापेक्ष, यानी अबाउट विच द सम, अच्छा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम का मतलब समेशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट लेना है हमें किस किस का, ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल का मास, ये लो mi, एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल, एंड द पोजिशन ऑफ दैट पार्टिकल, लेकिन किसके सापेक्ष, उस बिंदु के सापेक्ष। अगर वो 0 आता है इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। लेकिन आपको जो डेफिनेशन है वो जो शुरू में मैंने बताई थी आपको वही लिखना है, लेकिन आपको कंडीशन याद रखनी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किसी बॉडी में कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट के सेंटर ऑफ मास होने की शर्त क्या है, तब आपको ये इक्वेशन 1 और 2 लिखना है और इसमें ये 0 लिखना है और ये 3 लाइनें आपको उसके अंदर लिखनी है। अब इस लाइन का थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझना है तो मैं ये बता देती हूँ कि ये जो हमने लिया है समेशन mi RCI, बेसिकली ये बताता क्या है, आपने जो बॉडी ली है उसमें बहुत सारे पॉइंट है। अगर यहाँ पे पॉइंट C है तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज ith पार्टिकल है तो उस फर्स्ट पार्टिकल है ये, ठीक है, ये फर्स्ट पार्टिकल है तो उसका हो जाएगा RC1। इधर मान लीजिए सेकेंड पार्टिकल है तो हो जाएगा RC2, और इसका मास है मान लीजिए m1, इसका मास है m2। तो जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे मास का पोजिशन के साथ और इसका प्रोडक्ट करोगे मास का पोजिशन के साथ, इन दोनों को टोटल करोगे और अगर ये 0 आता है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव दिशा में द्रव्यमान है उतना ही नेगेटिव दिशा में द्रव्यमान है। लेकिन आपने देखा होगा कि मास अगर नजदीक है या दूर है, इसलिए यहाँ पर पोजीशन वेक्टर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये टर्म जब 0 होगा तभी उस बिंदु को हम क्या कहेंगे कि वो आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपके पास हेडिंग है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला निकालेंगे, पहले 2 पार्टिकल के लिए और जनरलाइज कर देंगे n सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले 2 पार्टिकल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए 2 ही पार्टिकल है m1
और m2। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच में कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। m1 का पोजीशन वेक्टर r1 लिया है, m2 का पोजीशन वेक्टर r2 लिया है, और जो सेंटर ऑफ मास है उसका हमने क्या लिया है, rc लिया है। अब ऊपर जो हमें एक्सप्रेशन मिला था वो निकालते हैं। किसको जीरो करना है सेंटर ऑफ मास होने के लिए, आई की वैल्यू समेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपकी बॉडी में मतलब आपके इन द सेंस जो हमने कंसिडर की है उसमें 2 ही पार्टिकल है, तो आई की वैल्यू 1 से 2 तक जाएगी। तो एम आई आर सी आर सी आई को जीरो करेंगे तो m1 rc1 और m2 rc2 वो कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अगली बात समझ में, ये हमारा जीरो हो जाएगा। तो जो इक्वेशन 1 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 आप वीडियो को बैक करके देखिएगा, उसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म मिला था, राइट हैंड साइड में 2 टर्म मिला था, 2 में से एक तो जीरो हो गया आपके पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कितना मिल जाएगा, एम आई आर आई मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल जाएगा, एम आई आर सी मिल जाएगा, और जो दूसरा टर्म था वो तो कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। अब ये जो टर्म आपके पास मिला है इसमें देखो आर सी जो होता है वो आपके पास कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि उस पर समेशन का कोई अर्थ नहीं है, कारण इसमें आई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। जब आई नहीं दिख रहा, समेशन आपने आई पे लगाया है, आई दिख नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, समेशन के बाहर आ जाएगा, और समेशन आपका किस पे लग जाएगा, एम आई पे लग जाएगा। तो यहाँ से यानी इस वाले एक्सप्रेशन से और इस वाले एक्सप्रेशन से अगर आप आर सी की वैल्यू निकालोगे तो ये वाला जो टर्म होगा ये कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए आर सी की वैल्यू ये मिल जाएगी अपन को, करेक्ट। अब इसमें समेशन ओपन कर दोगे तो कितना मिलेगा, m1r1 प्लस m2r2, और इस पे समेशन ओपन कर दोगे तो कितना मिलेगा, m1 प्लस m2। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4। तो ये सेंटर ऑफ मास का स्थिति सदिश है, यानी कि पोजीशन वेक्टर है, और ये 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए है। अब आप पूरी बॉडी जो है m1 प्लस m2 मिला के अगर पूरी बॉडी का द्रव्यमान मान लीजिए कैपिटल M है, तो इस m1 प्लस m2 के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा। तो आपकी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 में देख लीजिए, ये आपकी पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। अब जिस तरह से हमने 2 पार्टिकल के लिए किया है उसी तरह से हम क्या करेंगे, मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए भी ये चीज करेंगे। मैनी पार्टिकल में कुछ नहीं करना है, जो 2 पार्टिकल में आई की वैल्यू 1 से लेके 2 तक थी, अब वो 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगी, n तक हो जाएगी। तो सेम टू सेम ये वाली वैल्यू रहेगी, इसमें आर सी बाहर आ जाएगा, और अभी भी जो ये पूरा पार्ट है ये द्रव्यमान पे ही लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल M हो जाएगा, और इस बार कैपिटल M कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास मेनी पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, m4 m2 m3 m1, यहाँ पे r4 r2, और ये बीच में आपका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कंडीशन सेंटर ऑफ मास की क्या होती है, ये जीरो होता है। अगर ये जीरो होगा तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिली थी, इक्वेशन नंबर 2 का वीडियो बैक करके या फिर नोट डाउन कर ही लीजिएगा पहले, ताकि बार बार आपको बैक ना जाना पड़े। तो यहाँ से हमें आर सी और एम मिल जाएगा, आर सी की वैल्यू सेम टू सेम वही होगी जो हमें इक्वेशन अभी 2 पार्टिकल सिस्टम के अंदर मिली थी, और आपके पास आर सी की वैल्यू ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7। तो ये आपके पास है पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर हमें ये चीज हमने वेक्टर फॉर्म में लिखी, अगर हमें कोऑर्डिनेट में करना हो तो देखो इस एक्स आर सी का जो इस आर सी के 3 कंपोनेंट होंगे, है ना, एक्स सी एम होगा, वाई सी एम होगा और जेड सी एम होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसमें m1 x1 आ जाएगा, इसमें m1 y1 आ जाएगा, इसमें m1 z1 आ जाएगा। तो देखो अगर कोऑर्डिनेट के अंदर लिखना पड़ेगा तो आपके पास rc को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r1 r2 r3 ऐसे आ जाएंगे। तो हम rc की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, xc आपका इस तरह से आ जाएगा, yc आपका इस तरह से आ जाएगा, और x जो भी आपका zc है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये zc आपका इस तरह से आ जाएगा, और ये आपको बिल्कुल ऊपर की तरह करना है, ठीक है। अब देखिए अगर आपने ये तो किसी बॉडी के अंदर, मान लीजिए किसी बॉडी में एक एक पॉइंट अलग से आप देख पा रहे हो, तो लेकिन अगर मैं आपको एक पानी का ग्लास दूं तो पानी का ग्लास के अंदर हमें अलग अलग पार्टिकल बिखरे हुए नजर नहीं आते। एक मैंने आपको कंटेनर दिया, उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स डाली है, तो आपको एक बॉल आप उठा सकते हो, करेक्ट, एक बॉल का मतलब एक पार्टिकल हो जाएगा। लेकिन जब पानी का ग्लास दूंगी और बोलूंगी कि एक पार्टिकल उठाओ, तो क्या एक पार्टिकल उठाना पॉसिबल है, नहीं। तो इन दोनों का जो हम डिफरेंस है वो ये बोलते हैं कि एक में जो डिस्ट्रीब्यूशन है मास का वो डिस्क्रीट है, विभक्त है, जो बॉल का डिस्ट्रीब्यूशन था, और एक जो है उसमें सतत है, कंटिन्यूअस है। पानी का ग्लास में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो तब कंटिन्यूअस में होगा तो अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूअस की जो डायग्राम तो नहीं बना है यहाँ पे, मैं बता देती हूँ डायग्राम बना के। कंटिन्यूअस में जब हमारे पास कोई बॉडी होगी इस तरह से, तो हम छोटा सा एक पार्ट इमेजिन करेंगे, छोटा सा, इतना छोटा मास इमेजिन करेंगे कि हम उसे
पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उसका जो मास होगा उसे हम मान लेते हैं डीएम, उसे हम मान लेते हैं डीएम। और हमारा जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है उसकी पोजीशन वेक्टर कितनी है हमारे पास, आरसी हो जाएगी। और ये जो डीएम है मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर। तो जो ऊपर आपको आरसी की वैल्यू मिली थी वो कितनी मिली थी, 1/m समेशन एम आई और आर आई मिली थी। अब अगर कंटिन्यूअस मास के लिए होगा तो वो हो जाएगा आर सी 1/m पूरी बॉडी का मास। समेशन को कंटिन्यूअस जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सतत वितरण होता है, तो उस समेशन में किसको रिप्लेस करते हैं, समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं। अब आपके पास आई तो लगेगा नहीं क्योंकि समेशन हट चुका है, और समेशन हट चुका है और इंटीग्रेशन आ चुका है, तो इंटीग्रेशन किसी न किसी के सापेक्ष ही होता है। तो आपके पास यहाँ पे जो लिया है आपने डीएम और उसका पोजीशन वेक्टर, क्योंकि आपने यहाँ पर भी क्या लिया था, ith पार्टिकल का मास और उसी की पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। तो मास की जगह तो आ जाएगा डीएम और उसकी पोजीशन वेक्टर कितनी थी आपके पास, आर आ जाएगी। तो ये देखिए आर सी, और इस कंडीशन में आपके पास एक्स सी ये हो जाएगा, वाई सी ये हो जाएगा और जेड सी हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपके पास ये जो मास है, इस तरह से आपने जो बॉडी थी उसमें आपने ये मास लिया डीएम, ठीक है, डीएम लिया। अगर आपको मान लीजिए इसका मास ना देके जाके आपको ये बोला जाए कि ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, और 3 डायमेंशनल बॉडी का आपको वॉल्यूम डेंसिटी यानी कि आपको आयतन घनत्व दिया हुआ है और वो आपको दिया है रो, और आपसे कहा जा रहा है कि जो आपने पॉइंट मास माना है उसका कुछ ना कुछ आयतन तो होगा। तो मान लीजिए इसका कितना है, डीवी आयतन है और डीएम इसका द्रव्यमान है। अगर इसका डीएम द्रव्यमान है और डीवी आयतन है तो आपने पढ़ा होगा जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अब मास कितना है हमारे पास, हमारा जो सेलेक्टेड पॉइंट है उसका मास कितना है डीएम और उसका वॉल्यूम कितना है डीवी। तो यहाँ से डीएम की वैल्यू अगर निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, रो डीवी। तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो डीएम है इसकी जगह क्या रख सकते हैं, रो डीवी। तो ये डीएम की जगह रो डीवी आ जाएगा, तो इक्वेशन 17 आ जाएगा। यही एक्स सी का हो जाएगा, वाई सी का हो जाएगा, जेड सी हो जाएगा। दैट्स इट। ये हमारे पास तब था जब हमारा जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही थी, तो हमने सिर्फ पोजीशन के बारे में बात करी। अब अगर मोशन में है, अगर आपके पास बॉडी मूव कर रही है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें इक्वेशन 6 देखना है। इक्वेशन 6 हमारा था आर सी इज इक्वल्स टू 1/m समेशन एम आई आर आई। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ही वो मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा, कुछ नहीं करना है, बस इसी इक्वेशन को टाइम के साथ में डिफरेंशिएट कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर सी की जगह क्या आ जाएगा, डी आर सी बाई डी टी। द्रव्यमान उसका चेंज होगा नहीं, अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करने से उसका मास थोड़ा ना चेंज होता है, तो 1/m जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। और यहाँ पर अपन लगा देंगे डी बाई डी टी इस एक्सप्रेशन पे। अब डी बाई डी टी के अंदर भी आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास जस्ट यहाँ पे हमने डी आर सी बाई डी टी हमें मिल चुका है, 1/m मिल चुका है, और ये डी बाई डी टी को अंदर लेंगे तो ith पार्टिकल का जाहिर सी बात है मूव कर, जब बॉडी मूव करेगी कोई से भी पार्टिकल का मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बॉडी मूव करेगी तो हर पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगी, इसलिए डी बाई डी टी कहाँ पे लग जाएगा, आर पे लग जाएगा, तो यहाँ डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को हम वीसी से रिप्रेजेंट करें तो ये तो हो जाएगा वीसी, और ith पार्टिकल की वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा वी आई। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र का वेग, और ith पार्टिकल का वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमें इक्वेशन 21 में क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में वीसी मिल जाएगा 1/m, और यहाँ पे एम आई वी आई हो जाएगा, यहाँ पे आई लिखना चाहिए। ठीक है। अब हम जानते हैं P इज इक्वल्स टू मोमेंटम कितना होता है, m इंटू वी। तो ith पार्टिकल का मोमेंटम हो जाएगा mi इंटू वी आई, तो mi वी आई जो है वो pi हो जाएगा, जो कि ith पार्टिकल का मोमेंटम है। तो इस समेशन में यहाँ पे कितना आ जाएगा, pi आ जाएगा। तो इक्वेशन 22 हमें जो है, सॉरी यहाँ पे मिल जाएगा ये रहा, समेशन mi वी आई हमारे पास हो जाएगा pi, और समेशन जब pi लगेगा तो इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे सोन करके कितना हो जाएगा Pn, जो कि पूरी बॉडी के टोटल लीनियर मोमेंटम को, कुल रेखीय संवेग को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हमें इसे P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास मिल जाएगा Vc इज इक्वल्स टू 1/m इंटू P मिल जाएगा। इस m को इधर लेके जाएंगे तो mvc इज इक्वल्स टू P। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्लियर होता है कि टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का है विच इज P, वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास, यानी कि मल्टीप्लीकेशन है किस किस का, उस बॉडी के कुल द्रव्यमान का और सिर्फ 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 सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का।
एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इक्वेशन 22 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या मिलता है, हमें क्या मिला है, हमें मिला है mvc इज इक्वल्स टू p, जहां पर p जो है वो पूरी बॉडी का टोटल मोमेंटम है। अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे नहीं लगाया जाए तो न्यूटन के लॉ से हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू क्या होता है, dp बाई dt होता है। अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो F जीरो हो जाएगा। F जीरो होते ही ये वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी, और जिस भी क्वांटिटी का पहला डेरिवेटिव जीरो होता है वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो P आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो ये P क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और M तो वैसे ही नियत है तो M भी कांस्टेंट में चला जाएगा, तो वापस से एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि VC कांस्टेंट है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आया 23 में, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी का अगर उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, तो उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का आएगा, है ना, सेक्शन बी में आ जाएगा, सॉरी आपके पास बड़ा क्वेश्चन आएगा इसका, और वो क्वेश्चन ये होगा कि प्रूफ कीजिए कि अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये जो ऊपर का डेरिवेशन था वेलोसिटी वाला, ये सारा आपको इस एग्जाम में करना है। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, सेम वही चीज जो पोजीशन की वेलोसिटी के साथ करी थी, वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो हमें ये मिल जाएगा, और यहाँ से हमें ये मिल जाएगा डीवीसी बाई डीसी क्या होता है, हमारे पास एसी होता है, और ये हमारे पास एआई हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी A, और हम जानते हैं F इज इक्वल्स टू ma होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Fi आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 24, Fi आ जाएगा। अब ये जो Fi है ये टोटल फोर्स है। अब हमारे पास यहाँ पर उस पार्टिकल पे, ये Fi क्या है, ith पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है। तो ith पार्टिकल पर सपोज बाहर से हम बॉडी को धक्का दे रहे हैं, तो जो बाहर से फोर्स लगाएंगे उसे तो हम कहेंगे F, ith पार्टिकल पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। तो जो फोर्स है यहाँ पे ith पार्टिकल पर लगने वाला वो तो दो टाइप का होगा, एक तो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, एक क्या होता है कि अंदर जो बॉडी का पार्टिकल होता है, जाहिर सी बात है अगर बॉडी के सारे पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं तो आसपास के जो पार्टिकल होते हैं वो भी उस पर फोर्स लगाते हैं, उसे हम इंटरनल फोर्स कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल। तो ये जो Fi है ये Fi एक्सटर्नल प्लस Fi इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा, इसे हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, ये इस तरह से प्लस का साइन मिसिंग है। एक्सटर्नल को एज इट इज रहने दीजिए, इंटरनल को क्या लिख सकते हैं आप, इंटरनल को या लिख सकते हो Fij नॉट इक्वल टू जे। इसका ये मतलब हो जाता है कि इंटरनल फोर्स जो पार्टिकल पे लगेगा वो आसपास के सारे फोर्सेस की वजह से लगेगा। अब सारे फोर्सेस की वजह से लगेगा तो हमें समेशन करना पड़ेगा, और ith पार्टिकल जो है वो अपने आप पर फोर्स नहीं लगाएगा, इसलिए समेशन के अंदर i इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बाकी चलेगा। तो सबसे पहले ith पार्टिकल पे लग रहा है, और किसकी वजह से लग रहा है, j की वजह से लग रहा है, और i नॉट इक्वल टू j होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर i इक्वल टू j हो गया तो पार्टिकल अपने आप पर भी फोर्स लगाने लग जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए i नॉट इक्वल टू j है, और यहाँ पे हमने Fij रखा। एग्जाम में वैसे ये चीज आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, आप इक्वेशन 24 तक लिखें तो भी चलेगा। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा, दैट्स इट। न्यूटन के थर्ड लॉ से पता है कि ith पार्टिकल j वाले पे जितना फोर्स लगाएगा, jth पार्टिकल उतना ही फोर्स i पे लगाएगा। तो Fij में आपको जो क्वांटिटी पॉजिटिव में मिलेगी उतनी ही क्वांटिटी आपको नेगेटिव में मिलेगी, इसलिए आपको अगर समेशन करोगे तो ये समेशन हमेशा क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। इसलिए फाइनली आपके पास AC में केवल एक्सटर्नल फोर्स ही बचेगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए कैपिटल F है, तो आपको MAC जो है वो F के बराबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो बीच वाला पार्ट अब एग्जाम में आप स्किप करना चाहो, क्योंकि लास्ट में वैसे भी इंटरनल फोर्स Fi पे जो इंटरनल फोर्स लग रहा था वो हमेशा आप सीधा से ये लिख सकते हो कि दिस विल बी जीरो बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सिर्फ इतना भी लिखोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये चीज आ जाती है। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी की अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास बॉडी है, वही हमारे पास सेंटर ऑफ मास लिया है हमने, उसकी पोजीशन वेक्टर RC लिया है, यहाँ पे Mi है ith पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमने लिया है यहाँ पे Ri प्राइम।
या फिर इसको RCI बोल सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है इस टाइप हो गया, RCI बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं EKI। E फॉर एनर्जी, K फॉर काइनेटिक, I फॉर ith पार्टिकल की एनर्जी। तो क्या होगा, ith पार्टिकल की वेलोसिटी अगर VI है और उसका मास mi है, ये vi ध्यान रखना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, तो हाफ mi vi स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। vi स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, vi डॉट vi, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं ये चीज हमने पोजीशन वाले में निकाल रखी है, ये इक्वेशन जो है वो नई नहीं है, ये अभी अभी हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वहां पर ये इक्वेशन हमने निकाल रखी थी कि Ri जो है वो RCI प्लस RC के बराबर होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो VI जो है वो कितना हो जाएगा, VCI प्लस VC हो जाएगा। और हमें ऊपर जो एक्सप्रेशन था उसमें हमारे पास था 1/2 MI और यहाँ पे हमारे पास था VI डॉट VI, और VI की वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ पे पुट करना है और इक्वल वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये रही VI डॉट, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा VI। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी चीज है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये VCI इस VCI के साथ डॉट प्रोडक्ट होएगा, तो हमें पता है कि ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर से हमें एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी मिलती है ए स्क्वायर, तो इन दोनों से करोगे तो कितना मिलेगा, VCI स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये जो VC है इस VC से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये VC आएगा, VC आएगा, VC स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जब हमारे पास इस VC से मल्टीप्लाई होगा और ये VC इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी VC इससे मल्टीप्लाई होगा, आप इसको ओपन करके देखिएगा तो हमें दो टर्म मिलेगी। हमें क्या क्या टर्म मिलेगी कि एक बार तो VCI जो है वो VC के साथ डॉट में आएगा और एक बार VC जो है वो VCI के साथ में आएगा। बट हमें पता है कि A वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए होता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जो टर्म मिलेगा हमें ट्वाइस बार मिलेगा, दो बार मिलेगा, इसलिए 1/2 में जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है वो उस 2 से कैंसिल आउट होके ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो इक्वेशन 4 जो है वो आपको मिलेगा। अब हमें ith पार्टिकल की एनर्जी मिल चुकी है, हमें क्या करना है, पूरे सिस्टम की चाहिए तो समेशन लगा देंगे, तो ये जो EK है पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो इस EKI पे समेशन लगा देंगे और I इक्वल टू 1, तो राइट हैंड साइड में जो तीनों टर्म है तीनों टर्म पे क्या मिल जाएगा, हमें समेशन लगाना है। अब इस समेशन को अंदर लेके जाएंगे तो ये पहले टर्म पे समेशन आ गया, ये दूसरे टर्म पे आ गया और ये तीसरे टर्म पे आएगा। अब जहां जहां आई नहीं है उसे समेशन से बाहर ले लो, तो यहाँ पर VC है, VC पे आई नहीं लगा हुआ है तो ये समेशन के बाहर आएगा, और यहाँ पर भी VC है, ये भी समेशन के बाहर आएगा, तो एक बार तो VC बाहर आ गया और एक बार VC स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है। बाकी हमारे पास आई में जो टर्म है वो समेशन के अंदर रहेंगे, तो फर्स्ट टर्म तो आपके पास एज इट इज आया और यहाँ पे VC आया और ये जो टर्म है वो हमने एज इट इज लिख दिया और यहाँ पर ये टर्म जो है हमने एज इट इज लिख दिया, ये हमारे पास टोटल एनर्जी हो गई। अब मान लीजिए हमारे पास टोटल मास जो है वो कैपिटल M है, तो ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला जो टर्म होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैपिटल M को रिप्रेजेंट करेगा, तो सिर्फ इस वाले के अंदर ये हमें कैपिटल M लिखना है, बाकी टर्म हमारे पास ये एज इट इज रहेगा और फर्स्ट वाला टर्म भी हमारे पास एज इट इज रहेगा, ओके। अब यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास की कंडीशन से, शुरू में मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास होने की शर्त क्या होती है, सेंटर ऑफ मास होने की शर्त हमने निकाली थी और वो हमें मिली थी ये, राइट, ये हमारे पास 0 था। अगर इसमें दोनों साइड में d/dt कर दो, इधर भी d/dt कर दो, इधर भी d, तो 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा, राइट, और ये d/dt अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, drci, मतलब drci अपॉन dt, और वो क्या हो जाएगा, VCI हो जाएगा। तो हमारे पास ये VCI जो है वो 0 मिल जाएगा, यानी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो EK जो है लेफ्ट हैंड साइड में उसमें ये फर्स्ट टर्म बचेगा और ये लास्ट टर्म बचेगा, बस दो ही टर्म हमारे पास रह गए। और अब इन दोनों टर्म का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में EK को रहने देते हैं। अब ये पूरा देखिए, हमारे पास इस फर्स्ट टर्म को हम EKC लिखते हैं और इसको हम लिख सकते हैं सॉरी, यहाँ पर इस टर्म को लिख सकते हैं हम EKC, और ये जो बीच फर्स्ट वाला टर्म था इसे हम लिख सकते हैं EKCI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका नोमेनक्लेचर ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा हमने क्यों रखा। तो जो EKC है वो क्या है, EKC जो है वो आपके सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है,
सिर्फ सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी ले, अगर सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी होती तो मैं क्या लिखती, सिर्फ सेंटर ऑफ मास की निकालनी होती तो सेंटर ऑफ मास पे पूरा का पूरा मास केंद्रित माना जा सकता है, तो उसका मास कैपिटल एम लिया जाता और उसकी वेलोसिटी ये ली जाती। ठीक है, दूसरा अपने पास ई के सी आई रखा है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है इससे। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसमें मास तो है ith पार्टिकल का, लेकिन जो वेलोसिटी ली है वो वेलोसिटी उस ith पार्टिकल की है, लेकिन मूल बिंदु के सापेक्ष नहीं है। किसके सापेक्ष है, सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष है। इसलिए आपके पास ई के सी आई जो है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसकी है, इंडिविजुअल पार्टिकल की है, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो किसके अबाउट ली है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, देखो या तो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि मैनी पार्टिकल सिस्टम, बहुकणीय निकाय जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, या फिर आपके पास ये आ जाएगा कि प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम, यानी कि सिद्ध कीजिए कि बहुकणीय निकाय तंत्र की जो गतिज ऊर्जा होती है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ, क्योंकि दो टर्म है इसलिए दोनों का समेशन किया, दोनों का टोटल किया अपन ने। एक तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी सेंटर ऑफ मास की खुद की, जो कि कितनी थी 1/2m(v_c²), और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये आ गया आपके पास ये वाली, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, इसलिए VCI आया यहाँ पे। दैट्स इट, अपन को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा डन हो गया। इसके बाद आता है टू पार्टिकल सिस्टम एंड रिड्यूस मास। रिड्यूस मास की डेफिनेशन आ सकती है आपके पास, जो कि लास्ट में पता चलेगी, पहले उसका अपन फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास दो पार्टिकल हैं m1 और m2, इनका पोजीशन वेक्टर है r1 एंड r2, और ये दोनों जो पार्टिकल हैं उन दोनों का आपस में जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए कितना है, r12 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये दोनों पार्टिकल जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो m1 लगा रहा है m2 के ऊपर वो मान लीजिए F21 है, और जो m2 m1 पे लगा रहा है वो कितना है, F21। यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है। अब दोनों पार्टिकल के ऊपर फोर्स तो लग रहा है, करेक्ट, और फोर्स की न्यूटन के सेकंड लॉ से जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो कितनी होती है, F इज टू एम ए। तो सबसे पहले अगर हम m1 के लिए लिखना चाहें तो m की जगह कितना आ जाएगा, ma, और a उसका एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी पोजीशन वेक्टर है कितनी, r1 है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसका मास कितना है m1, और उस पर लगने वाला फोर्स कितना है, F21। F21 का मतलब है कि ये सेकेंड पार्टिकल की वजह से फर्स्ट पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है। दिस इज इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम m2 के लिए लेंगे तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है, F12 लग रहा है, और उसका मास m2 है, और उसका एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, d2r1/dt² की वैल्यू निकाल, इसकी वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो ये m1 नीचे जाएगा, करेक्ट, तो यहाँ से हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, F12/m2 हो जाएगा। तो ये देखिए ये इक्वेशन 3 और 4 में मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें ये डायग्राम मिला था, r1 हमें ये मिला था, r2 हमें ये मिला था, और दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर था वो r12 था, और वो हमने मान लीजिए अगर पोजीशन वेक्टर अगर r12 लेते हैं या r21 लेते हैं तो फिगर से आप यहाँ पे वेक्टर ट्राइंगल और लगाएंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का होगा वो कितना हो जाएगा, r2 माइनस r1। इक्वेशन 5 जो है वो 11-12 में आप अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, वेक्टर ट्राइंगल और लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, देखो अगर आप r12 लेते हो तो r2 माइनस r1 होगा, और r21 लेते हो तो कितना हो जाएगा, r1 माइनस r2 हो जाएगा। r21 लेते हैं तो r1 माइनस r2 हो जाएगा, तो हम इसके साथ चलते हैं कि r12 हमारा क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1 हो जाएगा। दो इक्वेशन 5 में दो बार डिफरेंशिएशन लगाते हैं, तो इस पे दो बार लगाएंगे तो ये मिल जाएगा, इस पे दो बार लगाएंगे तो ये मिल जाएगा, और इस पे दो बार लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। अब इक्वेशन 3 और 4 में वीडियो बैक करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो था F12/m2, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी F21/m1। न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें पता है कि अगर दो पार्टिकल है तो ये दोनों बंधे हुए एक दूसरे से, तो ये अगर इस पे लगा रहा है मान लीजिए F21 लगा रहा है और F12 लगा रहा है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से जो फोर्स होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो F21 की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, माइनस का F2 होगी। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो M2 वाला टर्म है ये तो हम एज इट इज रख देंगे,
और ये जो F21 है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का F21 रखते हैं। तो एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस ये हो जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास F12 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस का F12 आ जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा प्लस साइन के साथ में। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, F12 आ रहा है, बचेगा क्या 1/m2 प्लस 1/m1। अब ये जो पूरा पार्ट है दिस टर्म, ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ठीक है। तो यहाँ पर इस टर्म को अगर म्यू से रिप्रेजेंट करें तो जो म्यू है वो नीचे आ रहा है, यानी ये जो टर्म है वो किससे रिप्रेजेंट हुआ है, 1/म्यू से रिप्रेजेंट हुआ है। तो अगर इस टर्म को 1/म्यू से रिप्रेजेंट करें और म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू की वैल्यू आएगी आपके पास ये, नाउ दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास, ठीक है, ये समानीत द्रव्यमान होगा दो पार्टिकल का, ठीक है। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उस पे आते हैं। तो हमें क्या मिला यहाँ से, अगर हम ये वैल्यू रखें तो इक्वेशन 8 से हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन 8 में सबसे पहले देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इस म्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इधर लेके आ जाओ तो ये म्यू हमारे पास ये हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ रहा है, F12 के इक्वल आ रहा है, ये F12। तो इक्वेशन 9 हमें मिल जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली अगर हमारे पास दो पार्टिकल थे और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम देख रहे थे, पहले m1 की अलग लिख रहे थे, m2 की अलग लिख रहे थे, तो हमें दो दो समीकरणों को सॉल्व करना पड़ रहा था। लेकिन रिड्यूस्ड का मतलब होता है कि दो समीकरणों को घटा के किसी एक समीकरण में लाना, ताकि वो एक समीकरण ही सफिशिएंट रहे उस बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये वाला जो काम करता है ये काम करता है रिड्यूस मास। तो पहले आप m1 की इक्वेशन अलग लिख रहे थे, अब m2 की अलग लिख रहे थे। अब आपके पास ये इक्वेशन 9 जो है उसमें ध्यान देखिए, जो फोर्स लग रहा है वो दोनों पार्टिकल के बीच का फोर्स है, जो द्रव्यमान की जगह आ रही है, मतलब F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास F की जगह F ही आ रहा है, एक्सेलरेशन की जगह हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन वो एक्सेलरेशन ना तो प्योर r1 का है ना ही प्योर r2 का है, बल्कि उनके दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है r12, उनका दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर था ये उसका एक्सेलरेशन आ रहा है हमारे पास। और द्रव्यमान की जगह भी हमें जो टर्म मिल रहा है उसमें m1 भी है और m2 भी है। तो हमने दो समीकरणों को सॉल्व करने की बजाय एक समीकरण बना ली, और वो एक समीकरण काफी है इस सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस जो म्यू है, ये जो म्यू था, इसने बेसिकली किया क्या, इसने दो पार्टिकल की मोशन को एक पार्टिकल की मोशन के बराबर कर दिया, तो रिड्यूस कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है, रिड्यूस्ड मास है। अब इसमें आपके पास कुछ केसेस आ सकते हैं। फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं, अगर m1 की वैल्यू m2 से बहुत कम है, मतलब जो एक पार्टिकल है वो बहुत ही छोटा है और एक पार्टिकल बहुत बड़ा है, तब हमें म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी। तो जाहिर सी बात है आप या तो इससे समझे तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप ये देखिए आपके पास हाँ, यहाँ पर ये वाला म्यू की वैल्यू आपको मिली थी, ठीक है। ऊपर नीचे m2 से डिवाइड कीजिए, तो इसको भी m2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर भी m2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर भी m2 से डिवाइड कर दो। तो आपके पास m2 से m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपके पास m1, और यहाँ m2/m2 वो क्या मिलेगा आपको 1, और यहाँ क्या मिल रहा है आपको m1/m2, तो ये आपको मिल रहा है m1/m2। अब m1/m2 में अगर आपके पास m2 बहुत ज्यादा है, m2 आप देखिए बहुत बड़ा लिया है, m2 बहुत ही ज्यादा, जितना ज्यादा m2 बड़ा होगा ये टर्म क्या होगा, उतना ही छोटा होगा। तो इसको नेग्लेक्ट करके जीरो के बराबर कर सकते हैं। तो जैसे ही ये टर्म जीरो होगा m1/1 होके आपके पास क्या मिल जाएगा m1। तो अगर दो पार्टिकल ऐसे हो जिनमें एक बहुत बड़ा हो एक बहुत छोटा हो, तो उसका जो रिड्यूस मास होगा वो किसके बराबर होगा, छोटे वाले पार्टिकल के मास के बराबर होगा, क्योंकि m1 क्या था आपका, छोटा वाला पार्टिकल। तो द रिड्यूस्ड मास ऑफ सच सिस्टम इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ स्मॉल पार्टिकल, छोटे वाले पार्टिकल के बराबर होगा। केस 2 में अगर मान लीजिए m1 और m2 बराबर हैं और उन दोनों का मास कितना है, m के बराबर है, तो आपके पास म्यू की वैल्यू क्या होगी, आप यहाँ पे m1 m2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, m1 प्लस m2 करेंगे तो आपके पास 2m आ जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और m/2 हो जाएगा। तो रिड्यूस मास ऑफ सच सिस्टम विल बी हाफ ऑफ द मास ऑफ वन पार्टिकल, किसी भी एक पार्टिकल का वो जो भी है
हाफ के इक्वल आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे रिड्यूस मास के कुछ एप्लीकेशन है, तो जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में होता क्या है, अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों तरफ चक्कर का आता है। तो प्रोटॉन का मास जो है वो मान लीजिए mp हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा me। तो रिड्यूस मास जो कितना हो जाएगा mp me और mp प्लस me हो जाएगा। अब ये किसका एग्जाम्पल है, ये उसका एग्जाम्पल है m1 इज वेरी 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 लेस देन m2, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है। तो ऊपर नीचे आप mp से डिवाइड करो, यहाँ पे mp से डिवाइड कर दो, यहाँ पे mp से डिवाइड कर दो, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। करेक्ट। ये एक्सप्रेशन मिलने के बाद आपको ये वाली चीज नहीं करनी है, आपको सिंपली इस टर्म को जीरो करना है, क्योंकि नीचे वाला टर्म बड़ा है ऊपर वाला टर्म छोटा है, तो ये नियरली इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, me के बराबर हो जाएगा। आपको सिमिलरली इसको ये लास्ट में ये देखो me के बराबर हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, तो म्यू की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ओके। सिमिलरली अगर अपन ड्यूटेरॉन की बात करें, तो ड्यूटेरॉन होता क्या है, ड्यूटेरॉन क्या होता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का सिस्टम होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है वो लगभग बराबर होता है। जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो mp के लगभग बराबर होता है। ये तो केस नंबर 2 का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में mp और mn बराबर हैं, तो हाफ आएगा, तो हाफ mp लिख दो चाहे हाफ mn लिख दो, अपन ने जो केस 2 पर किया ये उसी का ही है। ठीक है। इसी तरह से अर्थ का और सैटेलाइट का करते हैं, अगर मान लीजिए मून का करते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, हमें पता है जो मून का मास होगा वो अर्थ के मास से बहुत ही कम होता है। जो मून होता है वो बहुत छोटा होता है अर्थ के सामने, तो कोई सैटेलाइट भी भेजेंगे तो सैटेलाइट भी छोटा होगा। तो ये भी केस फर्स्ट का एग्जाम्पल है, केस फर्स्ट का एग्जाम्पल है। तो जैसे मैंने आपको समझाया आपको वैसे ही करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है और ये टर्म को जीरो करना है, तो इसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर आ जाएगी, ms के। तो ये चीज आपको बीच में नहीं लिखनी है, आप डायरेक्टली लिखिए कि ms के बराबर, ये देखिए ms के बराबर आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको नहीं लिखनी है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको नहीं लिखनी है, बस यही इसके एप्लीकेशन आ जाएंगे। ओके। इसके बाद आपका आता है लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हमने देखा है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू mv होता है। करेक्ट। अब हमारे पास मैनी बॉडी सिस्टम है, तो P1 P2 P3 Pn हो जाएगा, तो टोटल मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और इस तरह से हो जाएगा। और ऊपर हमने देखा है कि P की वैल्यू किसके इक्वल आ रही थी, एम पी इज इक्वल टू एम वी सी आ रहा था लास्ट में, मतलब लास्ट वीडियो थोड़ा सा बैक करके देखेंगे तो ये हमने प्रूव किया था, प्रूव किया था। अगर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते हैं मान लीजिए, तो हमें पता है, अच्छा न्यूटन के सेकंड लॉ से हम जानते हैं डीपी बाई डी टी किसके बराबर होता है, एफ एक्सटर्नल के बराबर होता है। ठीक है। और अगर एफ एक्सटर्नल जीरो रखते हैं तो पी इज इक्वल टू हमारा कितना था, एम वी सी था, तो पी हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये समझा चुकी हूं मैं, तो वी सी आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में अगर आपके पास एफ एक्सटर्नल जीरो आता है तो डीपी बाई डी टी जीरो हो जाएगा और पी आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। उस टाइम पे हमने ये प्रूव किया था कि इस पी को यहाँ पे एम वी सी के बराबर लिखा था और वी सी आपके पास कांस्टेंट आया। तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो नियत वेग से गति करेगा। और इससे ये पता चल रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बोल्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन नो रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन मेनी पार्टिकल सिस्टम, जब आपकी बॉडी पर कोई रिजल्टेंट फोर्स काम नहीं कर रहा है, देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उसका टोटल रेखीय संवेग जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और द सेंटर ऑफ मास मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास नियत वेग से गति करेगा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम है। ठीक है। एक्स वाला पार्ट आपको नहीं करना है, जितना ऊपर पढ़ाया है उतना ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, और इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास ओके फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।